गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे 9 अक्टूबर के जो भी आपका नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसको देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए बेहतर हो वैसे प्रश्नों को देखेंगे। आपको मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपको 1 अगस्त से ही डेली करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है, आप सभी उसको देखें और अपना करेंट बेहतर करें। और अगर देखा जाए तो आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके का भी वीडियो उपलब्ध है, आप सभी उसको भी देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। आपको बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे वैसे करेंट लाया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए 100% महत्वपूर्ण हो। तो आपको जो है यहाँ पे फालतू प्रश्न नहीं मिलेंगे। आपके परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे प्रश्नों को मैं डेली 10 से 15 प्रश्न लाकर आपके लिए रखता हूँ ताकि आपके परीक्षा के लिए बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस करेंट क्लासेज में आपको करेंट के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें और अपना तैयारी को बेहतर करें। आपका तैयारी काफी बेहतर होगा, मैं ये वादा करता हूँ। और इसी के साथ अपने तैयारी को देखें और प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें, जितना हो सके आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है 1 नंबर में, आपको हम पहले ही बताए हुए हैं कि अभी जो है वो नोबेल प्राइज की जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू हो चुका है। और उसी के दौर में देखा जाए तो आपका 5वां जो है वो घोषणा हो चुका है 5वां क्षेत्र में। तो 5वां क्षेत्र में जो है वो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, ध्यान रखिएगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को जो है वो आपका किसका, तो देखा जाए तो शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका नोबेल पुरस्कार का। तो ध्यान रखिएगा कि मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और दमित्री मुराटोव रूस के हैं, और ये दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार देने जाने की घोषणा किया गया है। और मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया हूं कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 5वां क्षेत्र के लिए घोषणा जो है ये हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी अर्थशास्त्र का बाकी है, बाकी जो है वो पीछे वाला वीडियो में मैं करा दिया हूं कि कौन कौन जो है किस किस क्षेत्र में किसको किसको दिए जाने की घोषणा किया गया है। और ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा, तो आप सभी पीछे वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो, आप जान जाएं कि जो है वो नोबेल पुरस्कार में जो है किसको किसको मिला है और क्या किस क्षेत्र में मिला है, ये सब देखें। और इसके अलावा उसमें आपको नोबेल से संबंधित बेसिक जानकारियां भी हमने दिया है, इसलिए आप सभी पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा किया 2021 का, जिसमें देखा जाए तो हम पहले ही बताएं कि शांति का नोबेल पुरस्कार आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी जो 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये है, और इसका जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रयास किया था ये दोनों ने, इसी के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भी आपका जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही हुआ है, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये अंशु मलिक जो हरियाणा के हैं, ये रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनी, यानी कि अंशु मलिक जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो कि हरियाणा के हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला परीक्षा में पूछ सकता है कि अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही जो है ओस्लो में आपका रजत पदक जीतकर देश की पहली भारतीय महिला बनी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अजय वारियर 2021 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, और ये किसके बीच होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच, ध्यान रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है वो अजय वारियर होता है। और ये एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, और इसका आयोजन जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में इसका आयोजन शुरू हुआ है। इसके अलावा अगर हम अजय वारियर के अलावा देखें
तो कोंकण एवं इंद्रधनुष अभ्यास भी जो है वो भारत और ब्रिटेन का ही अभ्यास है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये अभी आपका जो है उत्तराखंड में चल रहा है अजय वारियर 2021, जो कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि HAC हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल है, ध्यान रखिएगा। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल इसका फुल फॉर्म है, और ये एक संस्था है जो कि फ्रांस, कोस्टारिया और ब्रिटेन 3 देश मिलकर 2019 में इसका गठन किया था, ध्यान रखिएगा, HAC का, जिसमें है कि प्रजातियों के बचाने हेतु तो इसमें काम किया जाता है। जो भी प्रजाति है उसको जो है विलुप्त होने से बचाने के लिए इसको HAC का गठन किया गया था, ये तीनों देश के द्वारा। और अभी इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये 3 के अलावा एक ब्रिक्स का देश जो है ये शामिल हुआ, ब्रिक्स का पहला देश शामिल हुआ। तो ब्रिक्स का जो है आप जानते हैं कि ब्रिक्स में जो है वो आपका ये इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। तो इसमें से जो है आपका पहला देश बना भारत, ध्यान रखिएगा, भारत जो HAC में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला देश बना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि HAC में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला देश कौन बना, तो भारत बना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा जारी किसने किया है, तो आपका सड़क परिवहन मंत्री अभी कौन है, तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है ये अधिसूचना जारी किया गया। और इसका अगला है कि इसका प्रधान कार्यालय कहाँ होगा, तो इसका प्रधान कार्यालय आपका जो है वो नई दिल्ली में होगा, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका प्रधान कार्यालय होगा। और ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड जो है वो गठन करने की जो है वो अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया गया, तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जारी किया गया है। अगला इसमें जो है कि टोटल इसमें मेंबर कितने होंगे, तो टोटल मेंबर जो है 1+3 होंगे, जिसमें 3 आपका सदस्य होंगे और 1 अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखिएगा। और इसकी नियुक्ति जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय सरकार इसकी जो है वो नियुक्ति करेगा। टोटल 4 मेंबर होंगे, जिसमें 1 अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका कार्यालय कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में कार्यालय होगा। इसकी अधिघोषणा किसने किया, तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कवच कुंडल, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवच कुंडल नाम भी कितना अच्छा है। कवच कुंडल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के द्वारा किया गया। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं, और उन्हीं के द्वारा आपका ये कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस अभियान का संबंध जो है वो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो टीका से है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो है 8 से 14 अक्टूबर के बीच कवच कुंडल अभियान शुरू किया है, जिसके तहत एक दिन में 15 लाख टीका लगाना है। एक दिन में कोरोना के जो है वो 15 लाख टीका लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, टीका से, किस टीका से, तो कोविड-19 के टीका, कोविड-19 के टीका जो है एक दिन में 15 लाख का जो है वो मुहिम रखा गया। इसके तहत कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इसका संबंध किससे, तो कोरोना वैक्सीन से। महाराष्ट्र उद्धव सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और वहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और उन्हीं के द्वारा कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है, जो कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केवी सुब्रमण्यम, काफी जो है चर्चा में, केवी सुब्रमण्यम जो है वो आपका भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार, और ये इस्तीफा दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। इनका 3 साल कार्यकाल पूरा हुआ। 3 साल कार्यकाल पूरा होने के लेकर जो है वो केवी सुब्रमण्यम के द्वारा आपका इस्तीफा दे दिया गया है अपने पद से। तो ध्यान रखिएगा, तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे केवी सुब्रमण्यम, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है कि नो टीचर नो क्लास, नो टीचर नो क्लास किसके द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नो टीचर नो
क्लास जारी किसने किया? तो यूनेस्को ने किया। ये क्या है? तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, यानी कि जो है भारत के स्टेट का एजुकेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें नो टीचर नो क्लास जारी किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसमें क्या है कि जो है न्यूनतम महिला शिक्षक जो है देखा जाए तो आपका त्रिपुरा में है, यानी कि सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में है इसके रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को के? तो त्रिपुरा में। यानी कि यहाँ पे है कि नो टीचर नो क्लास, क्लास भी नहीं है और जो है टीचर भी नहीं है, ये स्थिति भारत में है। ठीक है, एकल शिक्षक स्कूल, माने कि एक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है। ऐसे 1.2 लाख स्कूल भारत में है। समझिए कि ऐसे जो है 1.2 लाख स्कूल भारत में जिसमें एकल शिक्षक स्कूल, यानी कि एक स्कूल में एक ही शिक्षक है। आप समझिए कि उसमें पढ़ाई क्या होता होगा। ठीक है, तो ये हमारे देश के स्कूलों की हालात है, जिसमें 90% गांवों में ऐसे स्कूल है। 90% गांवों में ऐसे स्कूल है जहां पर एकल शिक्षक स्कूल है, यानी कि एक शिक्षक और एक स्कूल। इंटरनेट अगर देखा जाए तो स्कूलों में तो शहरी क्षेत्र में 42% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 14% है। ये है आपका जो है डिजिटल इंडिया। तो इस तरह से ये रिपोर्ट जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो कहा गया कि नो टीचर नो क्लास, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। और इसमें आपका जो है वो अपना देश का ये हालात है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी, अभी आप सुने होंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, ये सब आप देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में हुआ था। ये 32वां ओलंपिक था जिसमें आप देखे कि भारत 7 मेडल जीत कर आया था। उसके बाद तुरंत देखे थे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत 19 मेडल जीत कर आया था। तो इस सब जो है हम लोग सेपरेट वीडियो में भी देखे। हम आप इस चैनल पे जो है आपको सेपरेट ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित वीडियो डाला हूं, आप सभी उसको देख सकते हो, उसमें आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन ये आपका जो है वो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक नहीं है, ये है आपका अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये घाना करेगा। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी देश घाना है और घाना के द्वारा पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों का मेजबानी किया जा रहा है, जिसमें 5 अफ्रीकी देश भाग लेगा और इसका आयोजन 50 अफ्रीकी देश भाग लेगा और इसका आयोजन 2023 में होगा। ध्यान रखिएगा, तो अफ्रीका में जो है वो पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो घाना में किया जा रहा है और इसमें 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे और इसका आयोजन जो है 2023 में होगा। ध्यान रखिएगा। अगला है कि बथुकम्मा उत्सव, बथुकम्मा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में ये उत्सव होता है बथुकम्मा उत्सव। इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें है कि जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। खासकर इसमें जो है वो आपका नवरात्रि से संबंधित, नवरात्रि जब चलता है उसी समय जो है वो तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जुलाई 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म, अभी काफी चर्चा में अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म द चैलेंज है। द चैलेंज जो है वो अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म है और ये किस देश की फिल्म है? तो रूस जो है वो जाकर जो है अंतरिक्ष में फिल्म जो है वो बना रहा है। इसमें अभिनेत्री जो है वो यूलिया है और निर्देशक जो है वो क्लिम शिपेंको है। क्लिम शिपेंको जो है इसमें निर्देशक है और अभिनेत्री यूलिया है। और कौन सा फिल्म है? तो द चैलेंज है और रूस का ये फिल्म है। ध्यान रखिएगा, तो रूस के द्वारा अंतरिक्ष में फिल्म बनाया जा रहा है और उसका नाम क्या है? तो द चैलेंज है। ध्यान रखेंगे। अगला आपका प्रश्न आरबीआई से है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, तो 1935 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अभी इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ध्यान रखेंगे, तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता किया, यानी कि जो है वो मौद्रिक नीति समिति का जो है वो बैठक हुआ। ये आपका बैठक
हर जो है वो 2 महीना पे होता है। वर्ष में 6 बार जो है मौद्रिक समीक्षा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता आपका आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो द्विमासिक जो है वो समीक्षा होती है। तो वही आपका समीक्षा किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कि शक्तिकांत दास अभी आरबीआई गवर्नर है, तो इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और इसमें जो है वो आपका एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसके बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, कोई बदलाव यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इसमें देखा जाए तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर जो भी था वो पहले जितना था उतना ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एमपीसी के बैठक में अगर आप देखें तो रेपो रेट जो है वो आपका 4% है। ध्यान रखिएगा, रेपो रेट 4%। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट जो होता है अगर देखा जाए तो आरबीआई जो है वो बैंकों को जो ऋण देती है वही रेपो रेट कहलाता है। तो रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% पर है। इसमें है कि बैंक आरबीआई बैंक से उधार लेती है। देखिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, तो देखा जाए तो रेपो रेट में है कि आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण देती है, और रिवर्स रेपो रेट में कि आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है। ध्यान रखेंगे तो उल्टा हो जाता है। और हमेशा जो है वो रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से कम होता है। ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा किसी भी स्थिति में। ध्यान रखेंगे। बैंक रेट भी है कि इसमें जो है वो आपका ये बैंक रेट भी देखा जाए तो आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, तो इसमें होता है कि ये दीर्घकालीन ऋण होता है, जबकि रेपो रेट जो है वो अल्पकालीन ऋण होता है। और बैंक रेट देखा जाए तो आपका 4.25 है, और बैंक रेट भी जो है आपका रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। तो रेपो रेट और बैंक रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक रहेगा। और सीआरआर जो है वो आपको 4% पर रखा गया। सीआरआर जो है वो कॉमन रिजर्व रेशियो होता है, जिसके तहत जो है वो हर जितने बैंक रखते हैं उनको जो है न्यूनतम रकम जो है अपने पास रखना पड़ता है, वही सीआरआर है। तो टोटल जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और सीआरआर जो है पहले से जितना था उतना ही पे छोड़ दिया गया, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है इस बैठक में। तो इस तरह से एमपीसी के जो है वो आपका समीक्षा बैठक हुआ, उसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया। और इसमें जो है वो आपका समीक्षा में कोई भी चेंज नहीं किया गया, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, आपका सीआरआर हो या बैंक रेट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका 12 प्रश्न थे। तो जो भी था हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएं, आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी करते रहें। अभी जो है वो फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन आप फेस्टिवल में भी समय निकालें और वीडियो देखें, जो भी पीछे वीडियो गया है वो भी रिवाइज करते रहें, ताकि आपका जो है वो तैयारी होते रहे। ना कि फेस्टिवल के नाम पर आप जो है वो सिर्फ छुट्टियां बनाएं। देखिए कि फेस्टिवल के नाम पर जब हम पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी पढ़ें और अपना तैयारी करते रहें, आपका तैयारी बेहतर होगा। और इसी के साथ आपका फेस्टिवल में भी ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। ऑफलाइन भले बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लास चलेगा। आप सभी जो है ऑनलाइन से तैयारी करते रहें और जो भी पीछे पढ़ा है वो सब अपना देखते रहें, और इससे आपका तैयारी बेहतर होगा, परीक्षा बेहतर जाएगा और आपका सिलेक्शन भी बेहतर होगा। तो आज यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज मैं जाते जाते फिर से आप सभी से एक बार कहूंगा कि आप सभी इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।